दोस्तों, आज के समय में अफगानिस्तान का नाम सुनते ही आपके भीतर तालिबान और उससे जुड़े आतंकियों के कब्जे में पल रहे एक देश की कहानी आंखों के सामने दिखाई पड़ती होगी। ये इस्लामिक देश पूरी दुनिया में हमेशा से ही चर्चा में रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी भी तरह के व्यापार या ह्यूमन रिलीफ के मुद्दे की वजह से कभी भी दुनिया के सामने नहीं आया, बल्कि ये चर्चा में रहा है उन देशों और साम्राज्यों की वजह से जिसने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर उस पर अपना राज फैलाना चाहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में किसी भी साम्राज्य का अधिकार नहीं बन पाया। इसीलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान इतिहास में एक ऐसा देश है जिसे कोई नहीं हरा सका। तो क्या कारण है अमेरिका और सोवियत संघ जैसी शक्तियों का यहाँ से हार कर चले जाने के? सबसे पहले शुरू से शुरू करें तो 19वीं सदी में जब दुनिया में सबसे ताकतवर रहे ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और उन्हें आजादी देनी पड़ी। और ये आजादी एक तरह से अफगानिस्तान को भारत और उसके जैसे दक्षिण एशियाई देशों से जल्दी मिल गई, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। खैर, इसके बाद एंट्री होती है 20वीं सदी के सबसे ताकतवर देश सोवियत संघ की, और सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। अब इस आक्रमण को समझना अपने आप में जरूरी है, क्योंकि ये हमला इसलिए नहीं किया गया था कि यहाँ पर सोवियत संघ अंग्रेजों की तरह अपना राज फैला रखा था, बल्कि इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त में अफगानिस्तान में कम्युनिज्म की सरकार चल रही थी, जिसे इस्लामिक कट्टरवाद गिराने को तैयार थी। इसी वजह से सोवियत संघ, जो दुनिया भर की कम्युनिस्ट राष्ट्रों का भगवान बना बैठा था, वह अफगानिस्तान को बचाने के लिए भी यहाँ पहुंचा। जिसके बाद पूरी दुनिया ने सोचा कि अब शायद अफगानिस्तान को कुछ हो जाए, लेकिन हुआ फिर भी वही, यानी कि कुछ नहीं। मंशा ये थी कि 1978 में तख्ता पलट करके स्थापित की गई कम्युनिस्ट सरकार को गिरने से बचाया जाए, लेकिन उन्हें ये समझने में 10 साल लगे कि वे ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो जिस जगह लड़ रहे हैं उसका नाम अफगानिस्तान है। अब इन दोनों को एनालिसिस करें तो ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत संघ के बीच एक बात ऐसी है जो दोनों पर लागू होती है। दोनों सुपर पावर्स ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो दोनों ही अपनी ताकत के चरम पर थे, यानी कि जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो उनका ग्लोबल डोमिनेंस देखने लायक था, लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे धीरे दोनों साम्राज्य बिखरने लगे। यानी कि उन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान में जंग हारी, बल्कि उनका दुनिया भर से असर खत्म होने लगा। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी, अफगानिस्तान में वॉर होने के कारण ही सोवियत संघ टूट गया और दुनिया को मिली नई महाशक्ति, यानी कि अमेरिका। और उसने भी यही किया, यानी कि अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े राइवल सोवियत संघ ने एक बार ऐसा कर दिया था और उसे हार मिली थी। तो ऐसे में अमेरिका उसे ये दिखाना चाहता था कि हमसे सीखो। इसीलिए साल 2001 में अमेरिकी लीडरशिप में हमले और उसके बाद कई सालों तक चले युद्ध में लाखों लोगों की जान गई और पूरा देश इधर से उधर हो गया। लेकिन अमेरिका को आखिरकार हार माननी ही पड़ी। इसलिए इस हमले के 20 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। और पिछले साल हम सबने देखा कि किस तरह से तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और अमेरिकी सेना वहां से वापस आ गई। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल फैसला था जिसकी दुनिया भर में कड़ी आलोचना की गई। इस एक फैसले की वजह से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तेजी से तालिबान का कब्जा हो गया है। बाइडेन ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिकों को ऐसे युद्ध में नहीं मरना चाहिए जिसे खुद अफगानी लोग न लड़ना चाह रहे हो। साम्राज्यों की कब्रगाह के नाम से अफगानिस्तान की रेपुटेशन को याद करते बाइडेन ने कहा, चाहे जितनी भी मिलिट्री पावर लगा लें, एक स्टेबल, यूनाइटेड और सेफ अफगानिस्तान हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बीते कुछ सदियों में अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के लिए अफगानिस्तान एक कब्रगाह जैसा ही साबित हुआ है। शुरुआत में इन सेनाओं को थोड़ी बहुत सफलता भले ही मिली हो, लेकिन आखिरकार इन्हें अफगानिस्तान छोड़कर भागना ही पड़ा। अफगानिस्तान के इतिहास के जानकारों की माने तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान काफी शक्तिशाली है और कोई उनके आगे टिक नहीं सकता, बल्कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो अफगानिस्तान से ज्यादा आक्रमणकारी ताकतों की गलतियों की वजह से हुआ। यानी जिसने भी अफगानिस्तान पर अटैक किया उसने हमला करने से पहले इस देश को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान रहने के लिए एक कठिन जगह है। यानी कि यहाँ पर जीवन भारत जैसे देश की तरह नहीं है, इसलिए एक जटिल देश है। और तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी खराब है और यहाँ पर डेवलपमेंट काफी लिमिटेड है और चारों ओर जमीन से घिरा होने की वजह से ये देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जरूरी सी पोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। अब ऐसे में इस पर अटैक करने वाले देशों को देखें तो सोवियत संघ, ब्रिटेन या अमेरिका, किसी भी साम्राज्य ने अफगानिस्तान को लेकर नरमी नहीं दिखाई। इसीलिए वे इसे अपने ढंग से चलाना चाहते थे और उन्हें चलाना भी पड़ा, लेकिन वे कभी अफगानिस्तान की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाए। अब अगर हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो यही कहना है कि अफगानिस्तान को जीतना असंभव है। ये एक तरह से गलत साबित होता, क्योंकि इतिहास में ईरानियों, मंगोलों और सिकंदर ने अफगानिस्तान को जीता और वहां राज किया है। लेकिन ये तो तय है कि अफगानिस्तान पर अभी आक्रमण करना एक ऐसा दुस्साहस है जिसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और इससे पहले काबुल पर हमला करने वाले पिछले 3 बड़े पावर्स अपने प्रयास में बुरी तरह फेल हुए हैं। 19वीं सदी में ज्यादातर समय के लिए अफगानिस्तान ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने की खींचतान का सेंटर था।
कई दशकों तक रूस और ब्रिटेन के बीच डिप्लोमेट और पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रहा, जिसमें आखिरकार ब्रिटेन की जीत हुई, लेकिन ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया और ये कहा जा सकता है कि तीनों बार ब्रिटेन फेल हुआ। पहले एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटेन ने 1839 में काबुल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उससे पहले रूस काबुल पर कब्जा कर लेगा। इसके चलते ब्रिटेन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। कुछ जनजातियों ने बेहद सामान्य हथियारों से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सेना को बर्बाद कर दिया। 3 साल के आक्रमण के बाद अफगानिस्तान ने आखिरकार हमलावर सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1842 की 6 जनवरी को ब्रितानी कैंप से जलालाबाद के लिए निकले 16,000 सैनिकों में सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक जिंदा लौटा। इस युद्ध ने पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश एक्सपेंशन को कमजोर कर दिया और इस अजम्पशन को भी प्रभावित किया कि ब्रिटिशर्स को कोई हरा नहीं सकता। इसके 4 दशक बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार इसे कुछ सफलता मिली। साल 1878 से 1880 के बीच हुए दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अफगानिस्तान ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट राज्य बन गया, लेकिन ब्रिटेन को काबुल में एक रेजिडेंट मिनिस्टर रखने के लिए अपनी पॉलिसी को छोड़ना पड़ा। इसकी जगह ब्रिटिश एम्पायर ने एक नए अफगान अमीर को चुनकर देश से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। लेकिन साल 1919 में जब इस नए अमीर ने खुद को ब्रिटेन से आजाद घोषित कर दिया, तब तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ। ये वो समय था जब एक और बोल्शेविक क्रांति ने रूसी खतरे को कम कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटिश मिलिट्री खर्च को बेतहाशा बढ़ा दिया। ऐसे में ब्रिटिश एम्पायर में अफगानिस्तान के लिए इंटरेस्ट कम होता चला गया। इसी वजह से 4 महीने तक चली जंग के बाद ब्रिटेन ने आखिरकार अफगानिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई सालों तक अपना प्रभाव वहां बनाए रखा, जिसके बाद साल 1920 के दौरान अमीर अमानुल्लाह खान ने देश को सुधारने की कोशिश की। इनमें महिलाओं को बुर्का पहनने की प्रथा को खत्म किया गया। इन सुधारों ने कुछ जनजातियों और धार्मिक नेताओं को नाराज कर दिया, जिससे एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इस संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान में कई दशकों तक हालात तनावपूर्ण रहे और 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, ताकि एक बुरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बनाए रखा जा सके। लेकिन ऐसे में कई मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशंस ने सोवियत संघ का विरोध करते हुए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में मुजाहिदीनों ने अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब से पैसा और हथियार लिए। रूस ने जमीनी और हवाई हमले किए ताकि उन इलाकों के गाँव और फसलों को नष्ट किया जा सके जिन्हें वे समस्या की वजह मानते थे। इसी वजह से स्थानीय आबादी अपने घर छोड़ने या मरने के लिए मजबूर हो गई। इस आक्रमण में बेहद बड़े स्तर पर खून खराबा हुआ। इस युद्ध में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग रिफ्यूजी बन गए। एक समय में सोवियत संघ की फौज बड़े शहरों और कस्बों को अपने नियंत्रण में करने में सफल हो गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मुजाहिदीन बड़े आराम से घूमते थे। सोवियत संघ की सेना ने कई तरीकों से चरमपंथ खत्म करने की कोशिशें की, लेकिन अफगानी लड़ाके अक्सर ऐसे हमलों से बच जाते थे। इसी समय तत्कालीन सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव को एहसास हुआ कि रूसी अर्थव्यवस्था को इस युद्ध ने बहुत नुकसान पहुंचाया है और 1988 में उन्होंने अपने सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया। सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान एक तरह से अमेरिका वियतनाम युद्ध बन गया। ये एक बेहद खर्चीला और शर्मनाक युद्ध था, जिसमें सोवियत संघ अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद लोकल लड़ाकों से हार गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर तालिबान को हटाकर अमेरिका का कंट्रोल हुआ। लेकिन सोवियत संघ ने जहाँ अफगानिस्तान में हर साल लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए, वहीं अमेरिका के लिए 2010 और 2012 के बीच युद्ध की लागत हर साल लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई, जो कि एक तरह से अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। इसीलिए अमेरिका भी वहाँ से निकल लिया। इस तरह से देखें तो दुनिया की 3 बड़ी महाशक्ति कभी अफगानिस्तान को हरा नहीं सकी। इसीलिए आज भी अफगानिस्तान को कहा जाता है कि वो बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।